नमस्कार। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में। और आप सब लोग जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल के हालात एसआईआर की वजह से कितने सेंसिटिव हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया इसी प्रकार वहां पर चलती रही तो रोज आपको नई नई प्रकार की खबरें देखने के लिए मिलेंगी। अभी देखिए, एक ऐसी घटना हुई है, पता नहीं उस खबर पर नेशनल मीडिया का ध्यान इतना क्यों नहीं गया। इस प्रकार की घटना कायदे से इस देश में एक सांप्रदायिक घटना जैसी बड़ी घटना है। सांप्रदायिक घटना मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब किसी इस प्रकार की घटना को कहीं पर अंजाम दिया जाता है या इस प्रकार का कोई डेमोन्स्ट्रेशन कहीं पर होता है, प्रदर्शन प्रोटेस्ट होता है कहीं पर, तो वहां पर कर्फ्यू तक लगने की स्थिति आ जाती है। और ममता बनर्जी ने एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि कोलकाता की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। और अब चुनाव आयोग को मजबूरी में ये सोचने पर विचार विमर्श करने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का दफ्तर है, यानी कि स्टेट का जो सबसे बड़ा चुनाव का दफ्तर है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे कराई जाए। इसके लिए चुनाव आयोग ने सीधे सीधे कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे जवाब तलब किया है कि आप बताइए वहां पर जो हमारे कर्मचारी हैं उनको आप सुरक्षा दिलवा पाएंगे या नहीं, या हमें केंद्रीय सुरक्षा बल जो है उनकी तैनाती वहां पर करनी हो। देखिए, पहले तो मैं आपको एक घटना बताता हूं, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि ये घटना कितनी गंभीर है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बीएलओज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएलओ मतलब जो बूथ लेवल अफसर होते हैं, हर बूथ पर जाकर जो वोट बनाते हैं। और धरना प्रदर्शन केवल इस समय पश्चिम बंगाल में हो रहा है। देश के किसी भी राज्य में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। देश के किसी भी राज्य में एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसे रोकने के लिए बीएलओ धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। यानी कि ब्लॉक लेवल जो बूथ लेवल जो अफसर होते हैं जिनका काम है कि हर बूथ पर जितने भी वोट हैं उनका सत्यापन करना, जिन लोगों के वोट नहीं बने हैं उनके वोट बनाना, ये सब जो प्रक्रिया चलती है, इस प्रक्रिया के खिलाफ सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतर रहे हैं, अपने दायित्व को निभाने से मना कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी की उन्हें पूरी पूरी सपोर्ट मिल रही है। ये एक बहुत ही गंभीर संकट पैदा हो रहा है। हुआ ये कि 24 तारीख को, सोमवार को, 24 नवंबर को एक घटना हुई। सारे जितने भी बीएलओ हैं पश्चिम बंगाल में, कुछ खास ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश के बीएलओ, लेकिन बीएलओज ने एक अपना संगठन बनाया, एक अपना मंच बनाया। और इस मंच का नाम रखा गया बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी, कि हम बीएलओज जो हैं उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, उनके हितों की रक्षा करेंगे। और उसके बाद इन्होंने ये तय किया कि हम प्रदर्शन मार्च निकालेंगे। और प्रदर्शन मार्च क्या निकालेंगे कि जो यहाँ का जो चुनाव का जो दफ्तर है मुख्य निर्वाचन अधिकारी का, जिसको वहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि सीईओ चलाते हैं, क्योंकि सीईओ की जिम्मेदारी होती है, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि पूरे प्रदेश में चुनाव की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। और उसके बाद वो रिपोर्ट करते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग को, जो दिल्ली में बैठता है। इस तरीके से हुआ ये कि इन सब बीएलओज ने एक प्रदर्शन की घोषणा की और ये कहा गया कि हम कोलकाता में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जो दफ्तर है उसके सामने हम प्रदर्शन करेंगे। और लगभग दोपहर के 2:30 बजे के आसपास सैकड़ों की संख्या में इन बीएलओज का एक बड़ा समूह पहुंच गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के बाहर। पुलिस को पता था कि ऐसा होने वाला है। पुलिस ने अपने सुरक्षा इंतजाम किए हुए थे, बैरिकेड्स बढ़ाए हुए थे। इन सब लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमें जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं मनोज अग्रवाल आईएएस होते हैं, हमें उनसे मिलना है, अपनी समस्याओं को बताना है। उन्हें बताया गया कि बिना अपॉइंटमेंट लिए बिना ऐसा संभव नहीं है कि इतने सारे बीएलओ जाकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिल लें। इसके बाद हुआ ये कि निर्वाचन आयोग का जो निर्वाचन अधिकारी का जो वहां का दफ्तर है उसके बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और भीड़ वहां पर इकट्ठी होनी शुरू हो गई। पुलिस के बीच में और इन भीड़ के बीच में धक्का मुक्की होने लगी।
कुछ प्रदर्शनकारियों ने ये कहा कि हम अंदर जाएंगे, हम भीतर जाकर प्रदर्शन करेंगे और अगर आप हमें रोकेंगे तो हम जबरदस्ती अंदर घुस जाएंगे। आप बताइए, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही हो सकता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर को घेर लिया जाए और वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन किया जाए, और जब वहां पर उन्हें अधिकारी से मिलने की परमिशन ना दी जाए तो उसके बाद ये कहा जाए कि हम जबरदस्ती अंदर घुस जाएंगे। संकट की स्थिति हो गई। धरना प्रदर्शन इतना लंबा चला यो दोस्तों, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, ये 25 तारीख की शाम तक चलता रहा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 30 आवर्स, 30 घंटे तक जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का ऑफिस है पश्चिम बंगाल का, उसको घेर करके रखा गया। और आपको मैं बता दूं कि ये जो ऑफिस बना हुआ है बहुत प्राइम लोकेशन पे है, कोलकाता के बीबीडी बाग डलहौजी जो स्थित है वहां पर ये स्थित है इलाके में, और बड़ा पॉश इलाका है। आप सब जानते हैं कि जहां पर भी इस प्रकार के जो बड़े बड़े अधिकारियों के दफ्तर होते हैं या जो स्टेट लेवल की बॉडीज होती हैं, उनके जो ऑफिसेज होते हैं वो बड़े ही वीआईपी जोन में आते हैं। वहां पर सुरक्षा इंतजाम कड़े होते हैं, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन यहाँ पर हजारों की संख्या में बीएलओ दफ्तर के भीतर घुसने के लिए तैयार बैठे हुए थे। बड़ा हंगामा हुआ, अंदर घुसने की कोशिश की गई। आपको मैं बताऊं कि जो कर्मचारी 2:30 बजे के करीब सोमवार को ये शुरू हुआ और दोपहर में खत्म हुआ, ये सुबह के समय 25 तारीख की सुबह। तो इस दौरान इतना हंगामा होता रहा दोस्तों कि जो अधिकारी कर्मचारी अंदर मौजूद थे, बिल्डिंग के प्रीमाइसिस में थे, उनमें से किसी को भी बाहर जाने की परमिशन नहीं दी गई। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं यहाँ के, मनोज अग्रवाल सीईओ हैं जो इसके, उनको ये कहा गया, चीफ इलेक्शन ऑफिसर को, कि आपको भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था देनी पड़ी, पुलिस बुलानी पड़ी, उसके बाद वो अपने घर तक, अपने रेजिडेंस तक जा सके। आप समझ रहे हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इतनी बड़ी थ्रेट कि हम आपको नहीं जाने देंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए। और ममता बनर्जी ने एक ऐसा ये घटनाक्रम शुरू कर दिया है कि इसको देखा देखी दूसरे राज्यों में भी अगर ऐसा होने लगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। इस पूरे हंगामे के दौरान आपको मैं बता दूं कि ममता बनर्जी ने प्लानिंग देखी कैसी थी। उधर 2:30 बजे के आसपास सोमवार को घुसते हैं ये सारे के सारे लोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में, और उसी समय ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना जो इनका डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जा करके प्रदर्शन कर रही हैं। मतुआ समुदाय जो ज्यादातर रहने वाले लोग हैं उनके बीच में जो जा करके वो प्रदर्शन कर रही हैं, और प्रदर्शन क्या कर रही हैं कि अगर मुझे किसी ने हाथ लगाया तो मैं इस देश की ईंट से ईंट बजा दूंगी, भारत को हिला करके रख दूंगी। ये खबरें छपी हैं, बाकायदा इसी टाइटल से खबरें छपी हैं, और ममता बनर्जी ने साफ तौर से चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में मुझे निशाना बनाया गया, उन्हीं के शब्द पढ़कर सुना रहा हूं, अगर बंगाल में मुझे निशाना बनाया गया और मैंने अपने लोगों पर किसी भी हमले को व्यक्तिगत हमला माना तो मैं पूरे देश को हिला दूंगी, चुनाव के बाद मैं पूरे देश का दौरा करूंगी। ये चेतावनी दर्शाती है कि ममता बनर्जी के इरादे क्या है। ममता बनर्जी ने ये जो मतुआ समुदाय वाला है, इस पर मैंने आपको पहले एक वीडियो भी बनाया, उसमें सारी जानकारी दी थी कि मतुआ समुदाय जो है ज़्यादातर वो हिंदू हैं जो बांग्लादेश से विस्थापित होकर भारत में आए हैं। इन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी नागरिकता इनको मिली नहीं है। सीए के तहत इन्हें नागरिकता मिलनी बाकी है। तो ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि जब तक इन्हें नागरिकता मिले तब तक मैं इन्हें अपनी तरफ कर लूँ। इसी समुदाय के, इसी कम्युनिटी के जो इलाके हैं उनमें ममता बनर्जी ने ये प्रदर्शन किया था। एक तरफ तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का दफ्तर घेर लिया गया और उसी समय ममता बनर्जी भाषण दे रही हैं मतुआ समुदाय के बीच में खड़े होकर के। ये आप समझ लीजिए कि प्री प्लान्ड है। सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ऐसा कर सकती हैं। और ममता बनर्जी कहती क्या है? ममता बनर्जी ने वहां पर यह कहा कि आप लोग, यानी कि जो जनता है, जनता से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग ये यकीन मान लीजिए कि 2029 में, 2029 में बीजेपी सरकार केंद्र में वापस नहीं आने वाली है। और ये इन्होंने बात ये कही कि इस चुनाव के बाद, यानी कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव अगले साल की शुरुआत में होगा, अप्रैल मई के महीने में, उसके बाद मैं पूरे भारत देश का भ्रमण करने वाली हूं। इसका मतलब क्या है? ममता बनर्जी 2029 में खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए पेश करना चाहती हैं।
पूरी ताकत लगाना चाहती हैं कि मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ही नहीं, अब इसके बाद मैं देश की प्रधानमंत्री बनने की तरफ फोकस करूंगी। हो सकता है कि 2026 में वो मुख्यमंत्री बने और फिर कुछ महीनों के बाद सत्ता सौंप दें अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को। ये प्लानिंग है। सब लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी भी जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने अपनी लीगेसी अपने बेटे तेजस्वी को सौंप दी, उसी प्रकार ममता बनर्जी भी अपनी जो लीगेसी है वो किसी ना किसी को तो सौंपेंगी। इनके तो कोई अपने बच्चे नहीं हैं, अविवाहित है ममता जी तो उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को एक तरीके से अपना उत्तराधिकारी बना दिया, जैसे मायावती ने आकाश आनंद को, अपने भतीजे को, अपने भाई के बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। तो ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसकी आड़ में अपना खेल किया और बीजेपी ने उस खेल को करवाया, लेकिन ये जो खेल है मैं खेल ये चलने नहीं दूंगी। मैं ये खेल बिल्कुल भी नहीं चलने दूंगी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। अब देखिए क्या क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। बीएलओ बूथ लेवल अफसर जो जिनका काम है, सरकारी कर्मचारी हैं जो, वो आत्महत्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पर वो ऊपर इतना प्रेशर है, क्योंकि अभी जितनी भी ये मतदाता सूचियां हैं इनका जो फाइनल डिजिटलीकरण होना है उसके लिए समय निर्धारित ये कर दिया गया है कि आपको 4 दिसंबर तक इन सबको डाटाज को अपलोड करना है। तो कई दफ़ा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें आती भी हैं, इन व्यवहारिक दिक्कतों को कंसीडर भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बीएलओज टीएमसी के कार्यकर्ताओं, टीएमसी के नेताओं के भड़काने में, बहकाने में आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैंने ये जानने की कोशिश की कि यार इतना बड़ा प्रदर्शन आखिरकार हो कैसे सकता है, कौन लोग हैं जो इसके पीछे हो सकते हैं। तो मैंने इसकी तहकीकात की तो मुझे ये पता लगा कि ये जो कमेटी बनाई गई है जिसको बीएलओ रक्षा अधिकार कमेटी कहा जा रहा है, इस कमेटी के संयोजक हैं मईदुल इस्लाम, एक मुस्लिम हैं, स्कॉलर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज कोलकाता में। राजनीति विज्ञान वहाँ पर पढ़ाते हैं और आप सब जानते हैं जो राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा है उसके दिमाग में राजनीति भी चलती रहती है। इन्होंने ये एक संगठन बनाया है। उनका जो शैक्षणिक कार्य है वो भारतीय मुसलमानों और वामपंथी राजनीति पर केंद्रित है, यानी कि वही लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम से ये जुड़े हुए हैं। बीजेपी का तो ये कहना है कि ये सारा जितना भी संगठन बनाया गया है, ये जो बॉडी बनाई गई है बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी, ये पूरी तरीके से टीएमसी की एक कमेटी है और जो इसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो टीएमसी के लोग हैं। एक और बात बताता हूँ कि जब ये 24 नवंबर को जब ये धरना शुरू हुआ था और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का दफ्तर घेरा जा रहा था और 30 घंटे तक जिसकी घेराबंदी की गई, 24 तारीख की शाम को ही बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और उन्होंने वहां पर आरोप लगाया, मीडिया की मौजूदगी में ये सब हो रहा था, उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये जो सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ये सारे के सारे बीएलओ नहीं हैं बल्कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। इनमें से कुछ 2-4-5% बीएलओ हैं, बाकी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो इसको बैकहैंड से सपोर्ट कर रहे हैं, इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझिए कि कितना बड़ा एक व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि बिल्कुल भी वहां पर कोई सामान्य हालात हो ही ना सके। और देखिए जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने एक चिट्ठी लिखी है कोलकाता पुलिस कमिश्नर को और ये कहा है कि 48 आवर्स में हमें एक्शन टेकिंग रिपोर्ट चाहिए कि आपने इस मामले पर क्या एक्शन लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में भीड़ घुस जाती है, अधिकारियों की जान पर बन जाती है, हंगामा होता है, पुलिस के साथ हाथापाई हो रही है, हम अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को सुरक्षा कैसे दिला सकते हैं। ये बहुत गंभीर मसला है और उन्होंने ये भी अप्रत्यक्ष रूप से इशारा कर दिया है चुनाव आयोग ने कि अगर आप ये व्यवस्था नहीं बना पाते हैं तो फिर हमें अर्धसैनिक बल जो सीएपीएफ वगैरह हैं उनकी नियुक्ति करने, उनकी तैनाती वहां पर करने के बारे में सोचना होगा। अब आप समझिए कि ये कितना बड़ा राजनीतिक संकट, संवैधानिक संकट ममता बनर्जी ने पैदा कर दिया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भेजती हैं, बीएलओज को भड़काया जाता है और जो बीएलओज है वो उनके बहकावे में आकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अंदर घुसते हैं, 30 घंटे तक उनको बंधक बना करके रखते हैं, किसी को बाहर नहीं जाने देते हैं। इससे बड़ा क्राइसिस नहीं हो सकता। वैसे ममता बनर्जी को इसकी आदत है, सीबीआई की टीम आती है उनको वो बंधक बना लेती है, ईडी की टीम कोई छापा मारने के लिए आती है तो उसके ऊपर पथराव कराया जाता है। संदेश खली की घटना आपको याद होगी।
और इस प्रकार के जितनी भी केंद्रीय व्यवस्थाएं हैं, जो भी केंद्रीय एजेंसीज हैं, उन सब को ममता बनर्जी अपने क्षेत्र में काम करने नहीं दे रही हैं। ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। उनका जो मन मस्तिष्क है वो पूरी तरीके से ऐसा हो चुका है, उनका दिमाग पक चुका है कि बीजेपी को अगर रोकना है तो इसी प्रकार से आमने सामने की लड़ाई में ही रोका जा सकता है। क्योंकि आने वाले समय में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था से जाएंगी, चुनाव की प्रक्रिया से जाएंगी, तो बहुत संभव है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी शायद पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों को भी ऐसे पलट दे जैसे बिहार में हुआ है। वन साइडेड हो गया। हालांकि मुझे पर्सनल लेवल पर अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे इसकी संभावनाएं कम नजर आती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस पर सरकार को संज्ञान लेना होगा गंभीर रूप से, और इसमें सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर इस मामले को पहुंचाया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। पहले भी मामले ऐसे हुए हैं। ममता बनर्जी पंचायत चुनावों को लेकर के हाई कोर्ट पहुंच गई थी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। और जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप का मामला हुआ था एक महिला डॉक्टर के साथ, उस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। तो ये मामला अगर नीचे ही रुका रहेगा, मुझे तो लगता नहीं है। इस मामले में बहुत कुछ होने वाला है। इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।